हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्बग में स्वागत है। आईआईटी मेंस के टॉपिक वाइज सॉल्यूशन में 26 जून मॉर्निंग शिफ्ट में जो फिज़िक्स का पेपर हुआ था उसमें हम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस हमने नेट से लिए हैं या फिर हमको अदर सोर्सेज से मालूम जो चले हैं वहाँ से हमने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। तो हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको ना मिल पाए और ये भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन छूट जाएंगे अगर हमको कहीं से भी पता चलेगा तो उसको हम आपसे फिर से शेयर करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिक्स के जो 10, 11, 12 क्वेश्चंस हैं वो हम आपसे पहले डिस्कस करते हैं और इसमें मैं टॉपिक वाइज, ठीक है, फिजिक्स में हर एक टॉपिक से जो क्वेश्चंस आएंगे उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए प्रोसीड करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है यह है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी का। ठीक है, कह रहा है अ बॉल टेक्स 6 सेकेंड टू रीच ground when projected up from the top of a tower. If it is thrown downwards with the same speed, it takes 1.5 seconds to reach ground. Find time taken to reach ground if it is just released from the top. Options हैं 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4.5 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। ठीक है, देखिए एक टावर है ये अगर हम कुछ ऐसा रफ स्केच ड्रॉ करें, इस टावर के टॉप से अगर एक बॉल कुछ एक वेलोसिटी से अपवर्ड थ्रो की जाती है तो ग्राउंड तक आने में अगर इसको कुछ टाइम लगता है, उसको हमने T1 लिया, तो ये T1 हमको दिया गया है 6 सेकेंड। क्लियर? इसी बॉल को कह रहा है अगर हम डाउनवर्ड उतनी ही वेलोसिटी से थ्रो करें, अगर ये u वेलोसिटी है तो u वेलोसिटी से डाउनवर्ड, ठीक है, तब ये जो ग्राउंड तक आने में टाइम लेता है, ठीक है, अगर वो टाइम T2 है तो T2 है वो हमको दिया गया है 1.5 सेकेंड। फिर कह रहा है अगर इसी बॉल को हम इस टावर के टॉप से जस्ट रिलीज कर दें, ठीक है, जस्ट रिलीज मतलब u हमारा क्या हो जाएगा 0, तब ये कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये t टाइम लेता है तो ये जो बॉल रिलीज की गई है, ठीक है, इसका जो टाइम होता है ग्राउंड तक आने का, ये टाइम ये होता है ज्योमेट्रिक मीन किसका, जो बॉल अपवर्ड थ्रो की गई है उसने जितना टाइम लिया वो, और जो डाउनवर्ड थ्रो की गई है उसका जो टाइम है। ठीक है, तो टी हो जाएगा हमारा √T1 T2। ठीक है, और इसको जो है हम टिप्स एंड ट्रिक्स में आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लेलिस्ट से आप इसका जो डेरिवेशन है वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा √6 इंटू 1.5, तो टी हो जाएगा हमारा √9, फाइनली ये आ जाएगा हमारा 3 सेकेंड। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन हमें मैच कर रहा है? सेकेंड, 3 सेकेंड। क्लियर? तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स में है काइनेमेटिक्स का, और नहीं तो हम इसमें जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए कह रहा है ये आपका जो है प्रोजेक्टाइल का है। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद सम स्पीड एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजेंटल आफ्टर टाइम t, its velocity becomes parallel to horizontal. If its horizontal range is r, then find theta in the terms of t and r. देखिए एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, जो ग्राउंड से थीटा एंगल पर कुछ वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये ग्राउंड से थीटा एंगल पे u स्पीड से थ्रो किया गया ये, ठीक है, तो ये जो है मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और फिर मैक्सिमम हाइट से इसका डाउनफॉल स्टार्ट होगा। ठीक है, ये यहाँ तक गया और फिर ये नीचे आया। अब कह रहा है कि जब इसकी वेलोसिटी हॉरिजेंटल के पैरेलल हो जाती है, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजेंटल के पैरेलल कहाँ पर होती है? मैक्सिमम हाइट पर। ठीक है, यहीं पर जो है ये जो हमारी वेलोसिटी होती है इसमें केवल हॉरिजेंटल कंपोनेंट रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, कह रहा है यहाँ तक आने में इसको टी टाइम लगा, मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने का हमको टाइम दिया गया है। ठीक है, तो ये जो टाइम होता है टी अप टू मैक्सिमम हाइट, ये जो हमारा मैक्सिमम मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ठीक है, ये उसका हाफ होता है। क्लियर? और जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टी, वो किससे दिया जाता है? 2u साइन थीटा बाई जी से। तो ये जो हमें टी है स्मॉल टी, ये कितना आ जाएगा? कैपिटल टी बाई 2, इसका मतलब टी है हमारा
यू साइन थीटा बाई जी। क्लियर। अब देखिए हम u अपनी तरफ से जूम किए हैं, प्रॉब्लम में नहीं है, तो u को भी हम t और थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम u लिखना चाहें तो u हो जाएगा हमारा जी टी बाई साइन थीटा। तो ये हुआ u इक्वल्स टू जी टी बाई साइन थीटा। क्लियर। तो इसको हमने नोट कर लिया। अब जहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी इसको यूटिलाइज कर लेंगे। देखिए हमसे कह रहा है हॉरिजेंटल रेंज, तो हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हॉरिजेंटल रेंज जो होती है वो दिया जाता है r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा बाई जी। क्लियर। और देखिए जो u साइन थीटा बाई जी है इतना टर्म, ये है हमारा t के बराबर, तो इसको t सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2t इंटू यू कॉस थीटा, ये r हुआ। ठीक है। t को अगर हम इधर ले आते हैं डिनोमिनेटर में तो r बाई टी हो जाएगा हमारा 2u कॉस थीटा। u की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, ये हो जाएगा 2u कितना है, सॉरी हाँ u जो है हम जो यहाँ पे जी टी के टर्म्स में है, u इक्वल्स टू जी टी बाई साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा जी टी बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। ये है हमारा r बाई टी। तो ये हो जाएगा हमारा r बाई 2t स्क्वायर, टी भी हम डिनोमिनेटर में ले आए, इक्वल्स टू जी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं जी कॉट थीटा, तो हुआ हमारा जी कॉट थीटा इक्वल्स टू r बाई 2t स्क्वायर, या फिर कॉट थीटा इक्वल्स टू r बाई 2gt स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू 2gt स्क्वायर बाई r। यहाँ से हम थीटा लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स 2gt स्क्वायर बाई r। क्लियर। तो यही हमसे पूछा था। ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2gt स्क्वायर बाई r, यह है हमारा tan इनवर्स 2gt स्क्वायर बाई r, थर्ड ऑप्शन। क्लियर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमसे कह रहा है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद इंक्लाइंड प्लेन इज 30 डिग्री, फाइंड रेंज एलॉन्ग इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, जिसका इंक्लाइनेशन हमको डायग्राम में दिया गया है 30 डिग्री है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पर थ्रो किया गया। अब कह रहा है आप इसी इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग हॉरिजेंटल रेंज बताइए। ठीक है। तो देखिए ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट इस प्लेन पर 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पर थ्रो किया गया, और इंक्लाइनेशन भी कितना है हमारा 30 डिग्री। ठीक है। तो अब हमको रेंज इसी प्लेन के लॉन्ग बताना है, तो हम अपनी जो एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, उसको इस तरह से कंसीडर करेंगे। एक्स एक्सिस हम कंसीडर कर रहे हैं इंक्लाइनेशन के एलॉन्ग और वाई उसके पैरेलल। ठीक है। हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग एक्स और वाई एक्सिस चूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा जो है जी जो है, ठीक है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। अब इस जी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है। एक देखिए हमारा जो है एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में, और एक जो है वाई के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे जी को, तो इधर जो है एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो आ जाएगा, इसका कंपोनेंट हो जाएगा जी साइन 30, और y के अपोजिट जो कंपोनेंट होता है ये हो जाएगा जी
cos 30। क्लियर, ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसी इंक्लाइनेशन के अलॉन्ग और इसके परपेंडिकुलर हम ये जो वेलोसिटी है इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ये इधर इसका कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है, ये x कंपोनेंट हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर इसका y कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ux और uy हम लिख लेंगे। ux हमारा कितना हो जाएगा, 10 cos 30, cos 30 होता है हमारा √3/2, तो ये हो जाएगा 10 √3/2, मतलब ux हो जाएगा हमारा 5√3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ui भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए ui हमारा क्या हो जाएगा, 10 sin 30, और sin 30 होता है 1/2, मतलब 10 × 1/2, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। तो ui हमको मिल गया 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, सेम वे में हम ax और ay भी लिख लेंगे। तो देखिए ax हमारा कितना है, ax है हमारा, ये x डायरेक्शन के अपोजिट है तो इसको माइनस लिख लेंगे, -g sin 30, sin 30 मतलब 1/2। ठीक है, ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। और g 10 अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमको ax मिल गया। ay हमारा कितना है, y एक्सिस अपवर्ड लिए हैं तो ये रिजॉल्व होके कहाँ आएगा, इधर डाउनवर्ड, मतलब y के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर, ay हो जाएगा हमारा -g cos 30, cos 30 मतलब √3/2, तो ये हो जाएगा, g अगर 10 है तो -5 √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, तो हमको देखिए ux uy और ax ay मालूम चल गया। अब कह रहा है कि इंक्लाइनेशन के लॉन्ग ऑफ हॉरिजेंटल रेंज बताइए। हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ठीक है, उस ड्यूरेशन में एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, रेंज होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी होता है हमारा 2uy/ay। ठीक है, यहाँ से देखिए uy हमारा कितना है, ये आ जाएगा 2uy, uy हमारा 5, ठीक है, तो 2 × 5 ay देखिए कितना है, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे इसमें टाइम के लिए, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होगा। ये है 5√3/5√3, ये कैंसिल, तो टोटल हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ 2/√3 सेकेंड। क्लियर, अब इतने टाइम में जो हॉरिजेंटल, जो हमने इंक्लाइनेशन के लॉन्ग एक्स एक्सिस लिया है, उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वही हमारा रेंज होगा। x = क्या लिख सकते हैं हम, uxt + ½ axt², और t हमारा किसके बराबर है, ये 2/√3, तो ये हो जाएगा x = ux देखिए कितना है, ux है हमारा 5√3, ठीक है, तो ये हुआ 5√3 × t है 2/√3, और ax हमारा देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है -5, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो -1/2 × 5 × t², मतलब 2/√3 का स्क्वायर। क्लियर, तो ये x हो जाएगा हमारा, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 10 -1/2 × 5 × 4/3, ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस ये 2, और ये 5 2 जा 10 -10/3, तो ये हुआ 30 -10/3, x हो जाएगा हमारा 20/3 मीटर, और यही जो x है, ठीक है, यही हमारा रेंज होगा। क्लियर, तो हमको रेंज कितना मिल गया, 20/3। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड वाला। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड ओवर अ रफ सरफेस विद स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड इफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ सरफेस ब्लॉक
इंटरफेस इज 0.5, फाइंड डिस्टेंस आफ्टर विच ब्लॉक स्टॉप्स। ऑप्शंस दिए गए हैं 4.9, 9.8, 14.7, 19.6 मीटर। ठीक है, तो देखिए एक रफ सरफेस है हमारा, ये रफ सरफेस है। ठीक है, इस पर कोई एक बॉल जो है, एक ऑब्जेक्ट है, ये प्रोजेक्ट किया गया कोई ब्लॉक। ठीक है, ये भी मान लेते हैं। ठीक है, ये किस स्पीड से जा रहा है, ये 9.8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इस पर। ठीक है, और जो फ्रिक्शन है हमारा, ये 0.5 फ्रिक्शन कोफिशिएंट इतना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम रिटार्डेशन ये जो फेस करेगा। ठीक है, ये रिटार्डेशन हमारा दिया जाता है म्यू जी से। क्लियर, ये कैसे आता है, मैक्सिमम जो हमारा अपोजिशन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू एन। ठीक है, और एन एम जी के बराबर होगा। एक्सीलरेशन के लिए, रिटार्डेशन के लिए मास से डिवाइड कर देंगे तो म्यू जी आ जाएगा। तो ये रिटार्डेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, रिटार्डेशन है तो चाहे माइनस साइन लगा लेते हैं। ए इक्वल्स टू -0.5 G10, ये कितना हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस रिटार्डेशन से हमारा ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है। कह रहा है इसकी वेलोसिटी 0 कितने डिस्टेंस के बाद होगी। तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लें, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, रिटार्डेशन के लिए -2ax, तो 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारा यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, या फिर हमको चाहिए डिस्टेंस, तो x हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2a। यू कितना है 9.8, तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 9.8। ठीक है, अपॉन 2। एक चीज़ यहाँ पे जो है 9. को 10 नहीं लेंगे, 9.8 ही लेंगे। क्लियर, क्योंकि हमको u जो है वो 9.8 के टर्म्स में दिया है, ये 9.8। ठीक है, इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिखे रहेंगे। ठीक है, इसे रब कर दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा रिटार्डेशन। तो ए हमारा कितना है 0.5 इंटू 9.8। क्लियर, इस 9.8 से 9.8 कैंसिल, x हो जाएगा हमारा 9.8 बाई 2 इंटू 0.51। ठीक है, ये हुआ 9.8 मीटर। तो कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट स्टॉप कर जाएगा, 9.8 मीटर के बाद। कौन सा ऑप्शन, सेकेंड वाला। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हमसे कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज इन हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन विद द हेल्प ऑफ 2 मीटर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड ओवर अ स्मूथ टेबल। मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 80 न्यूटन। इफ मैक्सिमम रिवॉल्यूशन पर मिनट फॉर द पार्टिकल इज गिवन बाई k बाई पाई, देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। देखिए एक जो है पार्टिकल है 100 ग्राम का, जो हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, किसके हेल्प से, एक स्ट्रिंग के हेल्प से। एक एंड पर हमारी स्ट्रिंग टाइड है इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में होगा। और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये जो लेंथ है ये हमारी 2 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ हॉरिजेंटल सरफेस पे एक सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए हमको एक फोर्स चाहिए। ठीक है, और वो फोर्स किधर होना चाहिए, सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये रोप है या स्ट्रिंग है, तो इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कहाँ से मिलेगा हमको, वो टेंशन से मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी v हम ले रहे हैं, तो हमारा जो t है मैक्सिमम टेंशन किसके बराबर होना चाहिए, mb स्क्वायर बाई r के बराबर होना चाहिए। क्लियर, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कितना है, t हमारा 80 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 80 इक्वल्स टू मास, मास कितना है 100 ग्राम, तो 100 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में हो जाएगा। रेडियस हमको दिया गया है 2 और इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से देखिए हम ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 80/2 इंटू 100 इंटू 10⁻³ इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 400। क्लियर, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा हमारा
20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि आप रिवॉल्यूशन पर मिनट बताइए। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब पहले हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लें। यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई, और एक इसमें आएगा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 20/2 पाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और हमको बताना है पर मिनट। अगर एक सेकेंड में 20/2 पाई रिवॉल्यूशन हो रहा है तो एक मिनट में कितना होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलिए लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं f को, f इक्वल्स टू 20/2 पाई इंटू 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 हुआ, और 10 इंटू 60 600, ये हो जाएगा हमारा 600/पाई। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो देखिए यही हमसे पूछा था कि ये किसके फॉर्म में है। देखिए 600/पाई, और हमको ये जो दिया गया है ये दिया गया है k/पाई के टर्म्स। दोनों को कंपेयर करते हैं तो k हमारा कितना हो जाएगा 600। क्लियर, तो यही हमें बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही, अच्छा इसमें फिल करना था, तो ये हमें फिल करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एट व्हाट हाइट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1/3 ऑफ वेट एट सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग। देखिए वेट कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमसे कह रहा है कि जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी है, ठीक है, उसमें चेंज है। तो जी डैश हमारा जो है किसी हाइट पर क्या दिया जाता है, जी डैश होता है हमारा जी अपान अर्थ के सरफेस से अगर एच हाइट ऊपर जाते हैं तो 1+h/r का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर अगर वेट 1/3 हो जा रहा है तो हमारा जो जी है वो भी जी का 1/3 हो जाएगा। मतलब जी डैश हमारा कितना हो जाएगा 1/3g। 1/3g इक्वल्स टू जी अपॉन 1+h/r का होल स्क्वायर। क्लियर, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 1+h/r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3, या फिर हम लिख सकते हैं 1+h/r इक्वल्स टू √3। माइनस साइन इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये हाइट है। ठीक है, या डिस्टेंस कह सकते हैं। तो हमको h/r मिल जाएगा √3 - 1, या फिर हाइट पूछा था तो ये हो जाएगा √3 - 1 इंटू r। क्लियर, इस हाइट पर जो ऑब्जेक्ट का वेट है उसके वेट का कितना होगा 1/3 होगा। ठीक है, जो अर्थ के सरफेस पर होगा उससे। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड। नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए कह रहा है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट 1 2 to 2 3 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स वेक्टर f इक्वल्स टू 4xi कैप प्लस 3y² j कैप, फाइंड इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको दिया गया है क्या, एक इनिशियल पोजीशन दिया गया है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था, और फाइनल पोजीशन उसकी हो गई ये, फोर्स हमको दिया गया है। ठीक है, वेक्टर एफ ये दिया गया है हमको 4xi कैप प्लस 3y² j कैप। अब हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, डेल्टा के इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू। क्लियर, इसका मतलब अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए डी डब्ल्यू अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर। क्लियर, ये होता है, और यहाँ पे जो वेक्टर डी आर होता है ये होता है हमारा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्लियर, तो ये डी डब्ल्यू कैलकुलेट करते हैं पहले। तो ये डी डब्ल्यू हो जाएगा हमारा वेक्टर एफ कितना है 4xi कैप प्लस 3y² j कैप डॉट डी एक्स आई कैप
प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्लियर? तो देखिए ये डी डब्ल्यू हो जाएगा हमारा, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, तो ये हो जाएगा 4x dx प्लस बाकी सबके साथ, ठीक है, आई का जे के साथ 0, के के साथ 0, और यहाँ पर जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, तो ये हो जाएगा 3y² dy। तो ये हमको डी डब्ल्यू मिल गया। क्लियर? तो नेट वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसी डी डब्ल्यू को प्रॉपरली इंटीग्रेट कर देंगे। तो डब्ल्यू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, मतलब 0 to w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल टू फाइनल करना है। ठीक है, ये हुआ 4x dx प्लस 3y² dy। इनिशियल हमारा कहाँ है, 1 से 2, मतलब 1 2 पर था और फाइनल पोजीशन 2 3 पर है। इसका मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट उसका इनिशियली 1 पर था, ठीक है, फाइनल वो 2 पर हो गया, और y कोऑर्डिनेट 2 पर था, फाइनली 3 पर हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से हमें हो जाएगा w इक्वल्स टू, देखिए अलग अलग इंटीग्रेट कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ये हम इसको लिख ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3y² dy। क्लियर? 3y² dy। ठीक है, लिमिट देखिए x हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से 2, और y 2 से 3। तो x की लिमिट हम 1 से 2 रखेंगे और y की लिमिट 2 से 3। क्लियर? यही है ना, लिमिट चेक कर लेते हैं, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, तो ये हमको हो जाएगा, देखिए डी डब्ल्यू मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट x² बाई 2, लिमिट 1 से 2 प्लस 3y³ बाई 3, लिमिट 2 to 3। ठीक है, इस 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 से ये 3। ठीक है, तो ये हमारा w हो जाएगा 2। लिमिट अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 2² मतलब 4 - 1 प्लस 3³ मतलब 27 माइनस 2³ मतलब 8। तो नेट वर्क डन हो जाएगा हमारा 2 × 3 6 प्लस 27 माइनस 8 19, दैट इज़ 25 जूल। क्लियर? और यही जो वर्क है ये हमारा डेल्टा के बराबर हो जाएगा, दैट इज़ 25 जूल। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन हमारा 4th वाला करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट पर आते हैं। हमसे कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास m इक्वल्स टू 10 ग्राम इज रिलीज फ्रॉम हाइट h इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर ऑन अ वर्टिकल स्प्रिंग एज shown in figure. If maximum compression in spring is h/2, then spring constant k of spring is, जी हमको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शंस इसके रिगार्डिंग दिए गए हैं। देखिए ये हमको फिगर दिया गया है, ये हमारा स्प्रिंग है जब रिलैक्स पोजीशन पर है तब। ठीक है, स्प्रिंग के इस पोजीशन से h हाइट पर हमारा एक ब्लॉक है और इसका मास है 10 ग्राम। ठीक, यहाँ से ये जो ब्लॉक है ये रिलीज किया जाता है। रिलीज करने के बाद ये इस स्प्रिंग पर गिरता है और स्प्रिंग हमारी कंप्रेस्ड होती है। ठीक है, कहाँ तक? स्प्रिंग कंप्रेस्ड होती है h/2 तक। ठीक है, तो यहाँ जो कंप्रेशन है ये h/2 तक है। अब हमसे स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ रहा है, तो देखिए इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। ठीक, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारी क्या कहती है, KI प्लस UI इक्वल्स टू KF प्लस UF। इनिशियल सब कुछ शांत था, किसी भी के पास कोई वेलोसिटी नहीं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 UI। अब इस लाइन को हम एज अ रेफरेंस लाइन अगर लेते हैं, ठीक, तो इस लाइन से हमारा जो ब्लॉक है इनिशियली कितनी हाइट पर है, h हाइट पर, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। तो इसको लिखते हैं
एम जी एच इक्वल्स टू फाइनल, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन तक जब ये आएगा, ठीक है, वहाँ तक बताना है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन पर जब होगा तो उस पर भी इसके पास वेलोसिटी जीरो होगी, तो बाकी किसी के पास कोई वेलोसिटी नहीं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। क्लियर। और यू एफ यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर आएगा तो ये रेफरेंस लाइन से कहाँ पर h/2, ठीक है, नीचे आया है डाउनवर्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी माइनस में होगी, डिक्रीज होगी, तो माइनस mgh/2 प्लस, अब स्प्रिंग हमारी नेचुरल उसमें नहीं है, पोजीशन में कंप्रेस्ड है, इसकी भी काइनेटिक जो है पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के और x कितना कंप्रेशन है h/2 का, h/2 का स्क्वायर। क्लियर। इसको हम इधर ले आते हैं, mgh प्लस mgh/2, तो ये हो जाएगा 3/2 mgh। क्लियर। दिस विल बी इक्वल टू 1/2 के h स्क्वायर बाई 4, 2 से ये 2 कैंसिल, h स्क्वायर से एक h कैंसिल, ठीक है, 4 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 12 mg इक्वल्स टू के एच, या फिर k इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 12 mg/h, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो k इक्वल्स टू 12 इंटू एम, मास कितना है इसका ब्लॉक का 10 ग्राम, किलोग्राम में चेंज करेंगे 10/1000 कर देंगे, ठीक है, इंटू जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, अपॉन h है, ठीक है, हाइट कितना है ये हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10/100 करेंगे, ठीक है, तो ये 10 डिनोमिनेटर में और 100 न्यूमरेटर में। क्लियर। तो देखिए यहाँ से ये 1000 हुआ, ये 1000 कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो कितना आ गया फाइनल हमें स्प्रिंग कांस्टेंट 12 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकेंड वाला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हमसे कह रहा है अ स्केल्ड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज बैलेंस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क एज shown in figure. A coin of 10 gram is kept at 10 centimeter mark in the balanced situation. Find mass of rod. ठीक है, ये हमको डायग्राम दिया गया है, ये 1 मीटर का रॉड है, ठीक है, यहाँ से इस एंड से राइट एंड से मार्किंग स्टार्ट है इस पर, ये जीरो मार्क है यहाँ पर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर एक कॉइन प्लेस्ड किया गया है और इस कॉइन का मास हमको दिया गया है शायद, ठीक है, 10 ग्राम, तो इसका जो मास है कॉइन का वो कितना है 10 ग्राम, ठीक है, ये इस एंड से 40 मीटर पर, ये बैलेंस सिचुएशन में हमसे कह रहा है कि रॉड का मास बताइए। देखिए ये क्या है, इसमें जो है एक्चुअली जो है बैलेंस टॉर्क का प्रॉब्लम है ये, ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो बैलेंस होना चाहिए क्लॉकवाइज टॉर्क से। अगर हम इस रॉड का मास m मान लें, ठीक है, तो ये जो इस रॉड का मास है ये इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका वेट, यहाँ पर mg, ठीक है। अब देखिए जिस पॉइंट पर ये बैलेंस है, ठीक है, या जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, इसके अबाउट अगर हम टॉर्क देखें इसकी, ये जो इसका वेट है रॉड का, ठीक है, तो ये टॉर्क हमारा किधर होगा, यहाँ इसके अबाउट, ये टॉर्क हमारा इस डायरेक्शन में आएगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो कॉइन है, ठीक है, इस कॉइन का वेट इधर रहेगा, ठीक है, ये 10 इंटू 10⁻², ठीक है, सॉरी 10⁻³ ठीक है, ये किलोग्राम में हो जाएगा इंटू जी, ये इतना वेट इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट के अबाउट इसका जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज होगा, तो बैलेंस होने के लिए जो है क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तो टाउ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू टाउ क्लॉकवाइज। क्लियर। ये जो वेट है इसका, ठीक है, इसका जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर देखिए फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है उससे लाइन ऑफ एक्शन की, यहाँ से ये कितना डिस्टेंस होगा, यहाँ पर ये 40 है और टोटल ये मिड पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है, तो ये 50 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो टाउ हमारा mg, ठीक है, mg इंटू
10 मीटर में चेंज कर लेते हैं तो 10⁻⁻2 इक्वल्स टू ये क्लॉकवाइज टार्क हमारा स्क्वायर के कारण होगा। इसका वेट कितना है 10 × 10⁻³ g, ठीक है। और ये डिस्टेंस यहाँ पर देखिए, ये हमारा 10 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। यहाँ से ये 40 तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमें 30 सेंटीमीटर, क्लियर। इंटू 30 × 10⁻² मीटर में हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए इस g से ये g कैंसिल हुआ और 10⁻² से 10⁻² और 10, ठीक है, ये सब कैंसिल हुआ। बचा हमारा क्या m इक्वल्स टू 30 × 10⁻³ kg। इसका मतलब अगर हम ग्राम में लिखें तो रॉड का मास हो जाएगा 30 ग्राम, क्लियर। तो ये हमको बताना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन। ये हमसे कह रहा है कैलकुलेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 2%, गिवन दैट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शंस दिए गए। देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन है ये। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल्स टू बी इंटू स्ट्रेन, क्लियर। जहाँ पे बी क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और स्ट्रेस हमको बताना है। बी हमको दिया गया है 10⁹, स्ट्रेन दिया गया है 2%, मतलब ये 2/100, क्लियर। तो सिंपली ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर है, यही बताना था। कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें सही है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा जो है फ्लूइड मैकेनिक्स से है। कह रहा है कि 2 सोप बबल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 कंबाइन, 2 सोप बबल हैं R1 रेडियस के और R2 रेडियस के, ये कंबाइन होके इस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। कह रहा है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस सेपरेटिंग देम। ये जो कॉमन सरफेस है, ठीक है, इसका आप जो है आपको बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो देखिए जो सोप बबल के अंदर, ठीक है, अगर जो एक्सेस प्रेशर होता है, ठीक है, वो किससे दिया जाता है। मान लीजिए जो R1 रेडियस का बबल है, ठीक है, इसके अंदर जो प्रेशर है वो P1 है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, और इसके अंदर जो प्रेशर है R2 रेडियस वाले पे P2, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। तो जो एक्सेस प्रेशर होता है हमारा सोप बबल में, ठीक है, P1 - P0, ये दिया जाता है 40/R से, क्लियर। तो R यहाँ पे क्या हो जाएगा R1, या फिर हम लिख सकते हैं इसको P1 = P0 + 40/R1, ठीक है। सेम वे में इसके लिए लिख सकते हैं P2 = P0 + 40/R2, क्लियर। इसको फर्स्ट लिख दिए, इसको सेकंड लिख दिए। अब देखिए R1 हमारा जो है, ठीक है, ये ग्रेटर देन R2 है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए P1 हमारा क्या हो जाएगा, P2 से कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि R1 डिनोमिनेटर में है और R2 भी डिनोमिनेटर में। इसका मतलब P1 < P2, ठीक। अब ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तब हमारा जो एक्सेस प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा P2 - P1। तो देखिए P2 - P1 हम कैसे देंगे, तो P2 - P1 ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, अगर इसका इक्विवेलेंट हमको बताना है तो जो एक्सेस प्रेशर है वो किसके टर्म्स में होना चाहिए, ये होना चाहिए 40/R के टर्म्स में, ठीक है। अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, नया जो हमारा एक कर्वेचर फॉर्म हुआ उसके रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख लेंगे। देखिए P2 है हमारा P0 + 40/R2, P0 + 40/R2 माइनस P1 है हमारा P0 + 40/R1,
ये इक्विवेलेंट होना चाहिए किसके, 40/r के। ठीक है, इसी को कंपेयर करके r बताना है हमको। ये हो जाएगा P0 प्लस 40/r2 माइनस P0 माइनस 40/r1 इक्वल्स टू 40/r। ठीक है, इस P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा 40/r2 माइनस 40/r1 इक्वल्स टू 40/r। 40 कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली हम लिख सकते हैं 1/r इक्वल्स टू 1/r2 माइनस 1/r1। तो 1/r हो जाएगा हमारा r1 माइनस r2 अपॉन r1 r2। क्लियर। हमसे पूछा था रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज़ r, तो r हो जाएगा हमारा r1 r2 अपॉन r1 माइनस r2। क्लियर। तो ये हमसे पूछा था। ठीक, किस ऑप्शन में है ये देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो मैकेनिक्स के इतने क्वेश्चंस हमको मिले हैं और जो मिलेगा, ठीक है, जो छूट गया होगा मॉर्निंग शिफ्ट में 24 जून को जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसको फिर आपसे डिस्कस कर लेंगे। और इसमें हम इसके बाद जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए होंगे जिस टॉपिक से, मुझे लगता है शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म से मिलाकर पूछे गए थे, तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको जो है ये समझ में आया होगा। थैंक यू।